कार्नोट साइकिल की दक्षता या फिर कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी, जिसे कि नीटा के द्वारा व्यक्त करते हैं, जो कि एक एन के जैसा आपके सिंबल होता है। तो नीटा इजकल टू क्या हो गया, W/Q2। Q2 है यहाँ पर ली गई ऊष्मा, तो W क्या है आपके T2 माइनस T, ऊपर अभी जस्ट इसके ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है W इजकल टू Q2 T2 माइनस T1/T2 से अपन क्या कर सकते हैं, Q2 को अपन W के नीचे ला सकते हैं, जो कि है आपके दक्षता या फिर एफिशिएंसी। तो नीटा इज इक्वल टू W/Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1/T2। यानी कि अगर कार्नोट साइकिल में T1 और T2 तापमान दे रखे हैं तो अपन उसकी दक्षता या फिर एफिशिएंसी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है किसी इंजन द्वारा अवशोषित ऊष्मा का वह भाग जो कार्य में बदलता है क्या कहलाता है, इंजन की दक्षता कहलाता है। यानी किसी इंजन द्वारा अवशोषित ऊष्मा का वह भाग जो कार्य में बदलता है वो इंजन की दक्षता कहलाता है। अभी कार्नोट साइकिल के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अपन को बताया गया है कि ऐसा इंजन या फिर ऐसी मशीन बनाना असंभव है जो कि ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में बदल सकती है, ठीक है। लेकिन कार्नोट ने क्या बताया कि मैक्सिमम कितनी ऊष्मा को कार्य में बदल सकते हैं, इसकी गणना को उन्होंने फॉर्मूला बताया। तो दक्षता क्या होगी किसी इंजन की कि अवशोषित की गई ऊष्मा का जो भाग वो कार्य में बदल देती है वो उस मशीन की या उस इंजन की दक्षता कहलाती है। तो यही क्या है आपके कार्नोट साइकिल या कार्नोट साइकिल की दक्षता। तो नीटा जो है वो हमेशा 1 से कम होता है। अगर 1 हो जाए इसका मतलब तो क्या हो गया, 100% जो है उसने ऊष्मा को कार्य में बदल दिया, लेकिन ये हमेशा 1 से कम होता है, यानी कि दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग वो हमेशा उससे कम ही होती है 100%, चाहे 99.9% होगी लेकिन 100% वो कभी भी नहीं होगी, ठीक है। फिर नीचे एक और फॉर्मूला दिया गया है नीटा का Q2 माइनस Q1/Q2। अपन इससे भी निकाल सकते हैं अगर अपन को ऊष्मा दी गई है Q1 और Q2 की वैल्यू दी गई है तो इससे भी अपन नीटा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपके छोटा सा है कार्नोट थ्योरम, ये भी आप देख लीजिए फटाफट। इसके अंदर कार्नोट थ्योरम में बताया गया है कि कार्नोट सेकंड लॉ की 2 महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाता है, ठीक है। सेकंड लॉ पे आधारित है कार्नोट साइकिल, जो कि उसकी 2 महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाता है, जो कि पहली है कि उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन यानी कि नीटा, इसकी जो नीटा एफिशिएंसी है ये हमेशा ज़्यादा होगी अनुत्क्रमणीय ऊष्मा के इंजन से, ठीक है। यानी पहले तो है दक्षता के बारे में बताया गया है कि अगर कोई उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन है तो उसकी दक्षता हमेशा ज़्यादा होगी अनुत्क्रमणीय ऊष्मा दक्षता से ऊष्मा के इंजन से, ठीक है। यानी कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है किसी इंजन के अंदर तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी किसकी अपेक्षा, जिसमें कि इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। और दूसरी कौन सी घटना को दर्शाता है कार्नोट थ्योरम कि सभी ऊष्मा इंजन जो हैं दिए गए तापमानों के बीच ही होते हैं, क्योंकि ऊष्मा इंजन कार्यकारी पदार्थ या माध्यम पर निर्भर नहीं करते हैं, केवल दिए गए टेम्परेचर्स पर ही निर्भर करते हैं। कौन सा पदार्थ उसमें या कौन सा माध्यम लिया गया है इस पर निर्भर नहीं करते हैं। अब इन दोनों बातों की प्रूफ क्या हुए, पहला तो है उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय और दूसरा है केवल तापमान पर निर्भर करता है। अब इसका प्रूफ है कि 2 उत्क्रमणीय इंजन लेते हैं, उनकी जो है आपके भिन्न भिन्न दक्षता आती है, चाहे वो दोनों समान भिन्न भिन्न दक्षता आएगी अगर दोनों के समान टेम्परेचर के बीच भी अगर वो कार्यरत है। जैसे कि आपने ये दिया हुआ है सोर्स और सिंक का टेम्परेचर दिया गया है। सोर्स का टेम्परेचर है T2, देखिए इस डायग्राम में, और सिंक का टेम्परेचर जो है वो T1 है। तो सिंक से जो है आपके सोर्स की तरफ अगर अपन जाते हैं तो W कार्य होता है और सोर्स से सिंक की तरफ आते हैं तो W' कार्य होता है, ठीक है। तो 2 इंजन लिए गए हैं उत्क्रमणीय इंजन, इनकी भिन्न भिन्न दक्षता होगी, चाहे वो दोनों सेम ही टेम्परेचर पर क्यों ना लिए जाए, ठीक है। तो ये था आपके कार्नोट थ्योरम, जो कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की 2 घटनाओं पर निर्धारित है, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय और तापमान पर। तो ये था अपना कार्नोट साइकिल और कार्नोट थ्योरम, जो कि दिया था सादी कार्नोट ने 1824 में, जो कि मेन अपने इस ग्राफ पर डिपेंडेंट है।
ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें 1 मोल आदर्श गैस ली जाती है, जिसमें कि 4 तरीके के प्रोसेस होते हैं, समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न। ठीक है, तो पहले तो 2 प्रसार हो रहे हैं, देखिए आप ग्राफ से भी आप पता कर सकते हैं। ए से बी क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, और बी से सी भी क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। उसके बाद सी से डी की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, संपीड़न हो रहा है, और डी से ए की तरफ जाएंगे तो ये भी क्या हो रहा है, संपीड़न हो रहा है, क्योंकि इसमें आयतन में कमी आ रही है। तो ए पर आपके पैरामीटर्स हैं P1 V1 T2, बी पर हैं आपके P2 V2 T2, क्योंकि ये समतापी है इसलिए ए और बी पॉइंट पर सेम टेम्परेचर रहेगा T2। इसी तरीके से सी और डी जो है ये सेम टेम्परेचर रहेगा T1, और इन पर पैरामीटर्स हो जाएंगे सी पर P3 V3 और डी पर हो जाएंगे P4 V4, और इसमें अपन चारों के लिए W की गणना करेंगे। चारों का जो है आपके टोटल करेंगे कार्य को, W1 W2 W3 W4 को प्लस करेंगे, और अपने पास क्या फॉर्मूला आएगा, ये लास्ट वाला फॉर्मूला आएगा, W = R T2 - T1 ln V2 by V1। ठीक है, इसके बाद इसकी दक्षता पर नीटा = W/Q2 = T2 - T1 by T2। ठीक है, तो इस तरीके से ये है आपके कार्नोट साइकिल। तो ये अपनी थर्मोडायनामिक्स यूनिट जो है वो आपके कंप्लीट होती है BSc सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट। थैंक यू।